नंदिनी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से होने जा रही थी। पूरे घर में शादी की चहल पहल लगी हुई थी और आज तो नंदिनी की आंखों से नींद ही उड़ गई थी। देर रात तक अपने कजिन्स की छेड़खानी बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार नंदिनी उनसे तंग आकर अपने कमरे में आ गई थी। अपने कमरे में आने के बाद भी नंदिनी बहुत देर तक शिखर के बारे में ही सोचती रही कि पता नहीं उसके घर वाले शादी के दिन शिखर का वेलकम कैसे करेंगे। नंदिनी भी आजकल की लड़कियों की तरह शिखर के लिए परफॉर्मेंस करके उसे स्पेशल फील करवाना चाहती थी। लेकिन नंदिनी के पापा और उसका भाई इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उनके घर में पहली बार कोई लड़की अपनी मर्जी से लव मैरिज कर रही थी, जबकि आज तक उनके घर में किसी लड़के ने भी लव मैरिज नहीं की थी। नंदिनी बहुत देर तक शिखर के ख्यालों में खोई रही और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन नींद में भी शिखर की यादों ने नंदिनी का पीछा नहीं छोड़ा और वो नींद में शिखर के लिए परफॉर्मेंस करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। अपने सपने में दुल्हन के जोड़े में सजी नंदिनी अपने दूल्हे शिखर के लिए अपनी भावनाएं कुछ इस तरह व्यक्त कर रही थी। मेहंदी लगा के आई, बिंदिया सजा के आई, चूड़ी खनका के आई, पायल छनका के आई, हो अब गीत मिलन के गाना है, गाना है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। अभी तो नंदिनी का परफॉर्मेंस खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी पीछे से आवाज आई, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। नंदिनी हैरान हो गई कि ये गाना कौन गा रहा था, क्योंकि शिखर तो उसके सामने था और नंदिनी उसी के लिए ही तो परफॉर्मेंस कर रही थी। इससे पहले कि नंदिनी पीछे मुड़कर देखती, उसकी माँ की आवाज से उसकी नींद खुल गई और उसका इतना प्यारा सा सपना टूट गया। नंदिनी, नंदिनी जल्दी उठो नंदिनी, लेट हो जाएगा बेटा। ये कहते हुए नंदिनी की मम्मी उसे जगाने लगी तो नंदिनी चिढ़कर कहने लगी, क्या हुआ मम्मा, मैं अभी अभी तो सोने आई हूँ। मम्मा मुझे अभी और सोना है, रात को भी सबने मुझे देर रात तक सोने नहीं दिया और अब आप इतनी जल्दी उठो उठो का नारा लगा रही हैं। इतना कहकर नंदिनी फिर से सोने लगी तो उसकी मम्मी ने उसे फिर से जगाते हुए कहा, नंदिनी बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है और तुम सोने की बात कर रही हो। जल्दी से उठ जा बेटा, हल्दी की रस्म से पहले तुम्हें पार्लर भी तो जाना है ना। इतना कहकर नंदिनी की मम्मी उसके कमरे से चली गई। अपनी माँ की बात सुनते ही नंदिनी अपने बिस्तर से ऐसे तो उठ खड़ी हुई जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। अभी कुछ देर पहले जो नंदिनी थोड़ी देर और सोने की बात कर रही थी, अचानक ही उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपने सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई और कहने लगी, अरे पागल लड़की, तू ये कैसे भूल सकती है कि आज तेरी हल्दी है और कल मेहंदी। आज नंदिनी को शिखर के नाम की हल्दी लगाई जाएगी। ये सोचकर ही उसे इतनी खुशी हो रही थी कि अपनी मम्मी के कमरे से बाहर जाते ही नंदिनी बिस्तर पर खड़े होकर नाचने लगी। और नंदिनी खुश होती भी क्यों नहीं, क्योंकि ये पल तो हर एक लड़की के लिए बहुत ही खुशी का होता है और खासकर तो उस लड़की के लिए जिसकी शादी उसके पसंद के लड़के से होने वाली हो। नंदिनी काफी देर तक अपने कमरे में खुशी से नाचती रही और फिर जब उसकी मम्मी फिर से उसे बुलाने आई तो वो एकदम से शर्मा गई। नंदिनी को इतना खुश देखकर नंदिनी की मम्मी उसकी बलाएं लेने लगी और कहने लगी, हमेशा ऐसे ही खुश रहे ना मेरी बच्ची, तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। नंदिनी की माँ नंदिनी को आशीर्वाद देकर कमरे से बाहर चली गई और नंदिनी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आ गई।
नंदिनी ने जब देखा कि उसके पापा और भाई सामने सोफे पर बैठे हुए हैं, तो नंदिनी ने बड़े प्यार से उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन उन दोनों ने ही नंदिनी के गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया। नंदिनी को ऐसा लगा कि शायद उसके पापा और उसका भाई किसी बात को लेकर परेशान हैं, लेकिन फिर नंदिनी को याद आया कि उन दोनों की नाराजगी की वजह तो वो खुद ही है। नंदिनी के पापा और उसका भाई नंदिनी के इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि नंदिनी के परिवार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके घर का कोई भी लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी करे। आज तक नंदिनी के परिवार में किसी भी लड़के या लड़की ने लव मैरिज नहीं की थी, लेकिन नंदिनी अपने परिवार की वो पहली लड़की थी जो अपनी पसंद से लव मैरिज करने जा रही थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि नंदिनी के पापा और उसका भाई नंदिनी से नाराज तो होंगे ही, लेकिन फिलहाल नंदिनी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि नंदिनी जानती थी कि जब वो इस घर से विदा होकर अपने ससुराल जाएगी तो सबसे ज्यादा दुख उसके पापा और उसके भाई को ही होगा, और उस वक्त नंदिनी उन्हें मना लेगी। नंदिनी गाना गुनगुनाती हुई अपनी माँ के पास गई और वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। नंदिनी की माँ भी नंदिनी को देखकर बहुत खुश हो रही थी, और नंदिनी की खुशी तो छुपाए नहीं छिप रही थी। नंदिनी का चेहरा खुशी से लाल हो रहा था, और थोड़ी देर बाद ही नंदिनी पार्लर जाने के लिए निकल गई, क्योंकि नंदिनी को रात के हल्दी के फंक्शन के लिए तैयार भी होना था। आज का दिन नंदिनी के लिए बहुत खास होने वाला था, क्योंकि आज के दिन नंदिनी के पापा ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन नंदिनी के होने वाले दूल्हे को आने से सख्त मना किया था, और इस बात का पता चलते ही नंदिनी को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि नंदिनी चाहती थी कि उसका और शिखर का हल्दी फंक्शन एक साथ ही हो, लेकिन नंदिनी के पापा ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था। लेकिन नंदिनी को नहीं पता था कि उनके इस इनकार के पीछे कितनी बड़ी वजह छिपी हुई थी, और नंदिनी का परिवार उसके साथ कौन सा खेल खेलने वाला था। और अगर नंदिनी को इस बात का पता चल जाता तो शायद उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती। देखते ही देखते दिन गुजर गया, और शाम होते ही नंदिनी का भाई उसे लेने आ गया। नंदिनी दुपट्टे से अपना चेहरा ढककर पार्लर से बाहर निकली तो देखा कि सामने ही उसके भाई की गाड़ी खड़ी थी। नंदिनी के भाई ने जब नंदिनी को पार्लर से बाहर आते देखा तो उसने तुरंत ही नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा दिया। नंदिनी को देखते ही उसके भाई ने अचानक ही अपने वॉलेट से नोटों का एक बंडल निकाला और नंदिनी की नजर उतारकर सामने खड़े कुछ भिखारियों में बांट दिया। नंदिनी के भाई के चेहरे पर सख्ती साफ साफ नजर आ रही थी, और नंदिनी जानती थी कि भले ही उसका भाई अभी उससे नाराज है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार भी करता है। बस वो नंदिनी की लव मैरिज की जिद की वजह से थोड़ा गुस्से में है। नंदिनी को यकीन था कि वो अपनी विदाई के वक्त अपने भाई और पापा को मना ही लेगी, लेकिन नंदिनी ये नहीं जानती थी कि ऐसा तो कुछ होने वाला ही नहीं था, क्योंकि नंदिनी के खिलाफ तो एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, ऐसा ही कुछ षड्यंत्र नंदिनी के खिलाफ भी रचा गया था। खैर कुछ ही देर में नंदिनी और उसका भाई घर पहुंच गए, और घर की साज सजावट को देखकर तो नंदिनी की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि नंदिनी के पापा ने नंदिनी के हल्दी फंक्शन का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से किया था। कुछ ही देर में रस्में शुरू हो गईं, और तब तक तो नंदिनी के ससुराल वाले भी आ गए थे। कुछ देर बाद नंदिनी की एक कजिन उसके पास आई और नंदिनी के हाथ में उसका मोबाइल थमाकर चली गई। मोबाइल पर आए मैसेज को देखकर नंदिनी का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बहुत ही डरते डरते नंदिनी ने अपनी मम्मी को अपने पास बुलाया और उनसे कोई बहाना बनाकर वो अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाते वक्त जब नंदिनी को अपने भाई और अपने पापा की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई तो डर के मारे नंदिनी का दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था।
नंदिनी तो बस यही प्रार्थना कर रही थी कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। आधी हल्दी लगी हुई हालत में नंदिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसका दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा था जैसे कि अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। कुछ देर पहले नंदिनी के होने वाले पति शिखर ने जो मैसेज भेजा था उसे पढ़कर नंदिनी की हथेलियां पसीने से भीग गई थी। नंदिनी को बहुत डर लग रहा था कि अगर घर में किसी को पता चल गया कि शिखर उससे मिलने आ रहा है तो पता नहीं क्या बवाल मच जाएगा। नंदिनी जानती थी कि उसका परिवार इस मामले में कितना सख्त है, इसलिए उसने कई बार शिखर को आने से मना किया, लेकिन शिखर जिद पर ही अड़ा हुआ था कि वो किसी भी कीमत पर हल्दी समारोह के लिए तैयार हुई नंदिनी को देखना चाहता है। नंदिनी की दूर की एक कजिन इन सब में नंदिनी का साथ दे रही थी, जिसके पापा नंदिनी के पापा के लिए ही काम करते थे। लेकिन नंदिनी को डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी कजिन किसी को ये सब बता ना दे। नंदिनी की भी दिली ख्वाहिश थी कि वो भी शिखर को हल्दी लगे चेहरे के साथ देख सके, लेकिन उसे अपने पापा और भाई से बहुत डर लग रहा था। कुछ देर बाद नंदिनी के मोबाइल पर एक कॉल आया और जब नंदिनी ने देखा तो पता चला कि वो कॉल तो शिखर ने ही किया था। नंदिनी ने जल्दी से फोन उठाया और शिखर को आने से मना करते हुए कहा, शिखर प्लीज तुम वापस चले जाओ, अगर किसी को पता चल गया ना कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। लेकिन शिखर ने ना तो पहले कभी नंदिनी की बात मानी थी और न ही वो आज मानने वाला था। शिखर ने नंदिनी से कहा, देखो नंदिनी, मैं तुम्हारे घर तक आ चुका हूँ और फिलहाल मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की के ठीक पास ही खड़ा हूँ। अगर तुमने खिड़की नहीं खोली ना तो मुझे सामने के दरवाजे से अंदर आना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें देखे बगैर तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। शिखर की ये बात सुनते ही नंदिनी की जान उसके गले में ही अटक गई और उसने दौड़कर अपने कमरे की खिड़की खोल दी। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे पता चला कि शिखर ने एक बार फिर से उसे झूठ बोला कि वो खिड़की के पास ही खड़ा है, क्योंकि इस वक्त तो शिखर पाइप से चढ़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था और नंदिनी को पाइप चढ़ता शिखर किसी बंदर जैसा लग रहा था। नंदिनी इशारे से शिखर को ऊपर आने से मना करने लगी तो शिखर ने भी इशारे से कहा कि आज तो मैं तुमसे मिलकर ही जाऊंगा, और फिर वो धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। शिखर को ऊपर चढ़ते देखकर नंदिनी का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि अभी और इसी वक्त उसकी जान निकल जाएगी। नीचे नंदिनी के परिवार के साथ साथ सारे मेहमान भी मौजूद थे और नंदिनी तो अपनी मम्मी से बहाना करके अपने कमरे में आ गई थी। कुछ ही देर में शिखर पाइप चढ़कर ऊपर आ चुका था और शिखर ने आते ही अचानक से नंदिनी को कमर से पकड़ लिया। शिखर को अपने करीब पाकर नंदिनी भी बहुत खुश थी और उसके दिल में भी भावनाएं उमड़ने लगी थी। नंदिनी ने शिखर के कंधे पर अपना सिर रख दिया और उससे मीठे और नर्म शब्दों में शिकायत करने लगी, शिखर तुम भी ना दिन ब दिन बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। तुम्हें पता है कि अगर किसी ने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया ना तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। ये सब सोचकर ही मेरी तो जान निकल रही है, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो बस अपनी जिद पूरी करनी होती है। जैसे ही नंदिनी ने शिखर के कंधे पर अपना सिर रखा, शिखर ने भी नंदिनी को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और कहने लगा, अच्छा मैडम, आज मैंने मिलने के लिए कहा तो मैं जिद्दी बन गया, और जब तुम जिद करके मुझे मिलने बुलाती थी उसका क्या? ठीक है ना, अगर मैं तुम्हें इतना ही जिद्दी लग रहा हूँ तो मत करो मुझसे शादी, तुमने तो मुझे जोगी बनाने का ठान ही लिया है। शिखर के इतना कहते ही नंदिनी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उससे अलग होते हुए कहने लगी, देखो शिखर, अब तो तुमने मुझे देख लिया ना, तो प्लीज अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि किसी ने हम दोनों को यहाँ साथ में देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और वैसे भी 2 दिन के बाद तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी,
तो बस ये 2 दिन की जुदाई बर्दाश्त कर लो, ताकि हमारी आने वाली जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही हों। तब शिखर ने कहा, नंदिनी, ये 2 दिन की जुदाई ही तो सबसे बड़ी परेशानी है। अब तो मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, और तुम मुझे 2 दिन तक दूर रहने के लिए कह रही हो। ये कहते हुए अचानक ही शिखर ने नंदिनी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और नंदिनी को कमर से कसकर पकड़ते हुए उसके और भी करीब आ गया। शिखर की इस हरकत से नंदिनी बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन शिखर तो अपनी ही मनमानी करता रहा। कुछ देर बाद जब शिखर ने नंदिनी को अपनी पकड़ से आजाद किया, तो नंदिनी नाराज होते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता था शिखर कि तुम इतने बेशर्म इंसान हो। इससे पहले कि अब मैं इस शादी से सच में इनकार कर दूं, तुम अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। इससे पहले कि शिखर अपनी नाराज नंदिनी को मनाने के लिए कुछ भी कहता, अचानक ही कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही नंदिनी की तो जान ही निकल गई और वो तुरंत ही शिखर को छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे पहले ही नंदिनी के घर वाले कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे। कमरे का दरवाजा टूटते ही सबसे पहले नंदिनी के पापा और उसका भाई दाखिल हुए और बाद में उसकी मम्मी कमरे में दाखिल हुई थी, और आखिर में नंदिनी के पापा के दोस्त और उनका बेटा राजीव कमरे में दाखिल हुए थे। राजीव नंदिनी को उदास नजरों से देख रहा था, लेकिन नंदिनी को राजीव की जरा सी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि नंदिनी राजीव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। नंदिनी का बस चलता तो वो राजीव को जान से ही मार देती, लेकिन अभी ये वक्त राजीव से दुश्मनी निभाने का नहीं था। नंदिनी और शिखर को एक साथ देखकर नंदिनी के पापा और उसके भाई की आंखों में खून उतर आया था, और उनकी आंखों में इतना गुस्सा देखकर तो नंदिनी की तो जैसे जान ही निकल गई थी, क्योंकि नंदिनी ने शिखर से अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला लेकर पहले ही घर के नियमों का उल्लंघन कर दिया था। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद नंदिनी को ये डर सता रहा था कि कहीं उसके मन की सोच सच ना हो जाए। और फिर तो वही हुआ जिसका नंदिनी को डर था। अचानक ही नंदिनी के भाई ने शिखर का कॉलर पकड़ लिया और उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की, जबकि हमने तुम्हें यहाँ आने से साफ साफ मना किया था। तुमने यहाँ आकर हमारे घर की इज्जत को खराब करने की कोशिश की है, और इसकी सजा तो आज तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और फिर नंदिनी का भाई और उसके कजिन्स मिलकर शिखर पर बेहिसाब अत्याचार करने लगे, और जब नंदिनी शिखर को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी, तो नंदिनी की मम्मी ने मजबूती से नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। कमरे से आ रही शोर शराबे की आवाजें सुनकर बाहर मौजूद सभी मेहमान भी चौंक गए थे और कमरे की ओर देखते हुए आपस में ही कानाफूसी करने लगे थे। नंदिनी का भाई और उसके कजिन्स शिखर को बुरी तरह से पिट रहे थे और शिखर उनसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए शिखर ने खुद को पूरी तरह से उनके हवाले कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर तक पिटाई करने के बाद नंदिनी के भाई ने शिखर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और नंदिनी के पापा ने भी उसी समय नंदिनी के ससुराल में फोन करके नंदिनी और शिखर का रिश्ता तोड़ दिया। नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके घर में कोई बहुत बड़ा तूफान आया था, और उस तूफान ने सब कुछ तबाह करके रख दिया था। नंदिनी तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पापा और उसके भाई को कैसे पता चल गया कि शिखर उससे मिलने आया है, क्योंकि नंदिनी के घर में किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। लेकिन हाँ, अगर किसी को पता था तो वो थी नंदिनी की दूर की कजिन। तो क्या नंदिनी की कजिन ने ही ये बात नंदिनी के पापा और उसके भाई को बताई थी, या फिर वो भी किसी खेल का हिस्सा थी? यही सब सोचते सोचते नंदिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ था और जिसने भी किया था वो ठीक नहीं था, क्योंकि उसने तो नंदिनी की पूरी दुनिया को ही उजाड़ कर रख दिया था। नंदिनी की मम्मी ने भी नंदिनी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया,
और कहने लगी, नंदिनी, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने अपने घर के कायदे कानून तक भुला दिए और तुम ये सब करके उन्हीं की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती थी। अरे कमबख्त मारी, 2 दिन के बाद तो वैसे भी तुझे उसका हो ही जाना था, तो फिर इतनी भी क्या जल्दी आ पड़ी थी उससे मिलने की। देख, अब तो तूने खुद अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। और फिर सब लोग नंदिनी को उसके कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चले गए और नंदिनी अपने बिस्तर पर तकिए में मुंह छुपाए रोने लगी और अपने नसीब को कोसने लगी कि वो ये किस घर में पैदा हो गई है। रो रोकर नंदिनी का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि नंदिनी ने शिखर के अलावा कभी भी किसी भी और मर्द को अपने दिल में जगह नहीं दी थी। शिखर ही नंदिनी की जिंदगी का इकलौता शख्स था जिसे वो दिलो जान से प्यार करती थी। और फिर अचानक ही राजीव का उदास चेहरा नंदिनी की आंखों के सामने आ गया और नंदिनी राजीव की उदासी का कारण बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि जितना प्यार नंदिनी शिखर से करती थी उससे कई ज्यादा प्यार राजीव नंदिनी से करता था। और ये बात नंदिनी से छिपी नहीं थी। राजीव नंदिनी के पापा के दोस्त का बेटा था और काफी सालों से दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। राजीव बचपन से ही नंदिनी से बहुत प्यार करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, घर के बड़ों ने भी ये फैसला कर लिया था कि नंदिनी तो राजीव की ही दुल्हन बनेगी। लेकिन नंदिनी राजीव से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उससे नफरत करती थी, क्योंकि बचपन से ही राजीव नंदिनी पर अपना हक जताता था और कहता था, नंदिनी, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती और तुम देख लेना, एक दिन तुम मेरी ही दुल्हन बनोगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है नंदिनी कि एक दिन तुम मेरे प्यार को जरूर समझोगी और तब तुम खुद ही मेरे प्यार को स्वीकार कर लोगी। राजीव के ऐसे यकीन भरे शब्दों से नंदिनी चिढ़ जाती थी और उसी वक्त नंदिनी की जिंदगी में शिखर आ गया। और फिर जब राजीव को पता चला कि नंदिनी शिखर से प्यार करने लगी है, तो राजीव गुस्से से आग बबूला हो गया था। एक दिन राजीव नंदिनी के कमरे में आया और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसके हाथ को मरोड़ दिया और गुस्से से कहने लगा, देखो नंदिनी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो, इसलिए शिखर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तब नंदिनी ने भी गुस्से से राजीव को पीछे धकेल दिया और कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझ पर रौब जमाने वाले, और ये मेरी जिंदगी है, तो मैं इसे अपने हिसाब से ही जीऊंगी। तुम्हें मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नंदिनी का जवाब सुनते ही राजीव ने एक बार फिर से नंदिनी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और आज उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा दिख रहा था। राजीव ने अपने हाथ से नंदिनी के बालों की लट को पीछे करते हुए कहा, नंदिनी, सच बताऊं ना, तो जब तुम गुस्से में होती हो ना, तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हो, और तुम्हारा ये गुस्सा तो किसी दिन मेरी जान ही निकाल लेगा, क्योंकि तुम्हें इस तरह से गुस्से में देखकर मेरा दिल तो और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता है और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ। इससे पहले कि राजीव अपनी बात पूरी करता, नंदिनी ने गुस्से में आकर उसके हाथ की उंगलियों को अपने दांतों तले कसकर दबा लिया और तब राजीव के मुंह से एक जोरदार सिसकारी निकल गई थी। नंदिनी की इस हरकत की वजह से राजीव की पकड़ नंदिनी की कमर पर ढीली पड़ गई और अब नंदिनी राजीव की पकड़ से आजाद हो चुकी थी। नंदिनी ने राजीव की उंगली को कुछ ज्यादा ही जोर से काट लिया था, जिसके कारण राजीव की उंगली से जरा जरा सा खून निकलने लगा था, लेकिन फिर भी राजीव के चेहरे पर तो मुस्कान सजी हुई थी। नंदिनी ने राजीव से कहा, अपनी हद में रहो राजीव, और तुम्हें अपनी हद पार करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम सारी जिंदगी ऐसे ही दर्द से तड़पते रहोगे, क्योंकि मैं शिखर से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। अब जल्दी से निकल जाओ मेरे कमरे से, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। राजीव ने नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में थामकर नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर अपनी कटी हुई उंगली को अपने होठों से लगाते हुए कहने लगा,
थैंक यू नंदिनी, मुझे ये प्यार भरा तोहफा देने के लिए। तुम्हारी ये प्यार की निशानी मुझे हमेशा याद रहेगी। इतना कहकर राजीव नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया, लेकिन नंदिनी को राजीव की ये मुस्कुराहट जहर जैसी लग रही थी। राजीव के कमरे से बाहर जाते ही नंदिनी गुस्से में बड़बड़ाने लगी, अजीब पागल इंसान है ये, इस पर तो मेरे गुस्से और मेरी नफरत का कोई असर ही नहीं हो रहा है। देखा जाए तो नंदिनी का शिखर से प्यार करना शायद राजीव से बदला लेने की एक कोशिश ही थी। शुरुआत में जब नंदिनी और शिखर की दोस्ती हुई थी और जब भी नंदिनी शिखर के करीब जाती थी तो राजीव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, और राजीव की इस जलन को देखकर नंदिनी को बहुत अच्छा लगता था, और राजीव को तड़पाने के लिए नंदिनी जानबूझकर शिखर के और भी ज्यादा करीब हो जाती थी। और फिर राजीव को चिढ़ाते चिढ़ाते कब नंदिनी को शिखर से प्यार हो गया, ये तो नंदिनी को खुद भी पता नहीं चला। और फिर एक दिन राजीव ने नंदिनी के लिए अपना रिश्ता भिजवाया, लेकिन नंदिनी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो राजीव से शादी नहीं करना चाहती। हालांकि नंदिनी के परिवार वाले राजीव के रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि राजीव जैसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। नंदिनी के इनकार करने पर राजीव एक बार फिर से नंदिनी के पास आया, और इस बार राजीव थोड़ा सा उदास और बिखरा हुआ सा नजर आ रहा था। राजीव की आंखें भी नम हो गई थीं और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। राजीव को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो रात भर सोया नहीं था। आज राजीव नंदिनी से बहुत ही नर्म शब्दों में और प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था, नंदिनी, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो फिर तुमने मेरे रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया। राजीव की इस बात पर नंदिनी ने झट से अपनी नजरें राजीव से हटा ली, क्योंकि आज नंदिनी राजीव की नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी। आज राजीव की नजरों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। नंदिनी ने राजीव से कहा, इसकी वजह बस इतनी सी है राजीव कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और कितना नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि मैं शिखर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। इतना कहकर नंदिनी बाथरूम में चली गई और राजीव काफी देर तक कमरे में खड़ा नंदिनी का इंतजार करता रहा। लेकिन जब नंदिनी बहुत देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आई तो राजीव चुपचाप उसके कमरे से बाहर चला गया। और फिर जब नंदिनी ने शिखर से शादी करने के लिए अपने घर में हंगामा मचाया तो मजबूर होकर नंदिनी के मम्मी पापा शिखर और नंदिनी की शादी के लिए राजी हो गए थे। और फिर जल्दी ही शिखर और नंदिनी की सगाई हो गई। लेकिन सगाई वाले दिन राजीव का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। राजीव के एक्सीडेंट की खबर सुनकर एक पल के लिए तो नंदिनी का दिल भी कांप उठा था। राजीव ने घर पर सबको यही बताया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन नंदिनी जानती थी कि ये कोई गलती से हुई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि राजीव ने जानबूझकर अपनी गाड़ी से पेड़ को टक्कर मारी थी, क्योंकि शायद राजीव का दिल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने उसका प्यार नंदिनी किसी और की हो जाए। एक पल के लिए तो नंदिनी को भी राजीव पर नफरत की जगह तरस आने लगा था, लेकिन जल्द ही नंदिनी ने खुद पर कंट्रोल कर लिया। ये तो भगवान की कृपा थी कि इस एक्सीडेंट में राजीव को कुछ हुआ नहीं और वो बच गया, वरना नंदिनी शायद जिंदगी भर खुद को कोसती रहती कि उसके प्यार में पड़कर राजीव ने अपनी जान गंवा दी। राजीव के सिर पर कुछ गहरी चोटें जरूर आई थी, लेकिन कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर वापस आ गया था। लेकिन अब राजीव ज्यादातर चुप चुप ही रहने लगा था और वो नंदिनी के सामने भी बहुत कम ही आता था। नंदिनी भी यह सोचकर निश्चिंत हो गई थी कि अच्छा ही हुआ जो राजीव खुद ही उसके रास्ते से हट गया और अब वो शिखर के साथ एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सकेगी। लेकिन आज जो कुछ भी नंदिनी के साथ हुआ था, उसे देखकर तो नंदिनी का दिल टूटकर बिखर गया था।
नंदिनी ने अपनी जिंदगी में शिखर के अलावा कभी किसी और को देखा ही नहीं था। जब से नंदिनी ने होश संभाला था, तब से वो सिर्फ शिखर से ही प्यार करती थी। शिखर कुछ साल पहले ही नंदिनी के पड़ोस में रहने आया था, लेकिन जब शिखर और नंदिनी की सगाई हुई, तो नंदिनी के पापा ने शिखर और उसके परिवार वालों से साफ साफ कह दिया कि अभी शादी होने में बहुत वक्त बाकी है और हम अपने सिर पर कोई भी बदनामी नहीं लेना चाहते, इसलिए जब तक शिखर और नंदिनी की शादी नहीं हो जाती, तब तक आप लोगों को यहाँ से चले जाना होगा। नंदिनी के पापा के कहने पर शिखर और उसके परिवार वाले अपना खुद का घर छोड़कर दूर कहीं किराए के मकान में शिफ्ट हो गए थे। ये सब देखकर नंदिनी को अपनी किस्मत पर बहुत गर्व महसूस होता था कि उसे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलने जा रहा है। लेकिन आज नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद तो नंदिनी को यकीन हो गया था कि अब तो उसकी शादी शिखर से कभी नहीं होगी, क्योंकि आज एंड वक्त पर जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ था, उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। शिखर की हालत भी इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था, तो वहीं दूसरी तरफ नंदिनी ने भी रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। तकरीबन 2 घंटे बाद जब नंदिनी की मम्मी नंदिनी के कमरे में आए, तो नंदिनी दौड़कर अपनी मम्मी के सीने से जा लगी और जोर जोर से रोने लगी। नंदिनी की मम्मी भी नंदिनी को सीने से लगाए जमीन पर बैठ गई और तब नंदिनी ने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या हो गया मम्मी? शिखर तो बस मुझे हल्दी लगे हुए देखना चाहता था और वो बस एक नजर मुझे देखने ही आया था। मैं शिखर से बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, और अगर वो मुझे नहीं मिला ना, तो मैं मर जाऊंगी। ये कहते हुए नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और इससे पहले कि नंदिनी की मम्मी कुछ कह पाती, नंदिनी का बड़ा भाई नंदिनी के कमरे में आया और उसने नंदिनी को कसकर बालों से पकड़ लिया। नंदिनी अपने भाई की पकड़ से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भाई ने नंदिनी के बालों के साथ साथ नंदिनी को भी इस तरह से पकड़ रखा था कि नंदिनी की सांसें भी रुक गई थीं। नंदिनी के भाई ने नंदिनी के चेहरे को अपने हाथों से दबोचते हुए कहा कि अब तुम चाहे लाख हंगामा कर लो, लेकिन अब तुम्हारी शादी किसी भी सूरत में उस 2 कौड़ी के लड़के से नहीं हो सकती, और अब तुम बनोगी तो सिर्फ और सिर्फ राजीव की दुल्हन ही बनोगी, और अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने जो हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाया है ना, उसे धोना भी तुम्हें ही पड़ेगा। और अपने भाई की बात सुनकर नंदिनी ने तुरंत ही अपना सिर नीचे झुका लिया। नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और नंदिनी को ऐसा लगता था कि उसका और शिखर का रिश्ता टूटने की वजह राजीव ही है, इसलिए अब नंदिनी राजीव से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। जब ज्यादा देर तक नंदिनी अपने भाई की मजबूत पकड़ को बर्दाश्त ना कर सकी, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने भाई से दूर हुई और गुस्से से अपने भाई की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई आपको जो कहना था आपने कह दिया, लेकिन अब आप मेरी भी एक बात सुन लो कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिखर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ शिखर के लिए ही बनी हूँ और जिंदगी भर उसी की बनकर रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं तो वो भी। इससे पहले कि नंदिनी आगे और कुछ कहती, नंदिनी के पापा आगे बढ़कर नंदिनी के पैरों में बैठ गए और हाथ जोड़ते हुए नंदिनी से कहने लगे, नंदिनी बेटा, आज तक मैंने तुम्हारी हर जिद को पूरा किया है और बदले में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक बाप तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांग रहा है। अगर तुमने कभी भी अपने पापा से प्यार किया है और तुम्हें अपने पापा के मान सम्मान की थोड़ी सी भी परवाह है, तो मेरी बात मान ले बेटा और राजीव से शादी के लिए हाँ कर दे। अगर आज तुमने अपने पापा की बात नहीं मानी ना, तो समझ लेना कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गए। मैं अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए तो नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारी जिद के आगे हार कर तुम्हारी शादी शिखर से करवा तो दूंगा, लेकिन इतना याद रखना नंदिनी,
जिस दिन इस घर से तुम्हारी डोली शिखर के घर जाने के लिए निकलेगी, उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी भी निकलेगी। और फिर जब इस घर से तुम्हारा कोई नाता ही नहीं रहेगा, तो तुम्हें मेरे अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत भी नहीं मिलेगी और तुम अपने पापा को एक आखिरी बार देख भी नहीं पाओगी। अपने पापा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर नंदिनी का पूरा शरीर कांपने लगा और वो तुरंत ही अपने पापा के पास जमीन पर बैठ गई और उनके सीने से लगकर फुट-फुट कर रोने लगी। आज जो बात नंदिनी के पापा ने कही थी, उसे सुनकर नंदिनी तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की अपने प्यार की ही कुर्बानी देती। आज घर की इज्जत की दुहाई ने नंदिनी के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए निगल लिया था। नंदिनी के पापा ने नंदिनी के सिर पर हाथ रखा और कमरे से बाहर चले गए, लेकिन नंदिनी पूरी तरह से बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। नंदिनी की माँ भी उसे रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर चली गई और नंदिनी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि मानो उसके शरीर का सारा खून ही जम गया हो। आज नंदिनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था, या फिर किसी ने उसके दिल को उसके शरीर से बाहर निकालकर कहीं दूर फेंक दिया था। नंदिनी तो ये भी नहीं जानती थी कि शिखर और उसके परिवार की क्या हालत हुई थी, लेकिन नंदिनी को इतना तो पता ही था कि अगर ये शादी टूट गई तो सबसे ज्यादा बदनामी शिखर के परिवार की ही होगी। क्योंकि नंदिनी की शादी तो राजीव से हो जाती, लेकिन शिखर का क्या होगा, ये सोचकर ही नंदिनी का दिल कांप उठता था। वो रात नंदिनी के लिए बहुत ही दर्दनाक रात थी, क्योंकि उस रात ने नंदिनी का सुख चैन सब कुछ छीन लिया था। और फिर रोते रोते नंदिनी कब जमीन पर ही बैठे बैठे सो गई, उसे खुद को भी पता ही नहीं चला। सुबह के लगभग 9:30 बजे जब नंदिनी की माँ ने उसे जगाया, तब नंदिनी की आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी। नंदिनी कई पलों तक चुपचाप अपनी माँ के चेहरे को देखती रही और जैसे ही नंदिनी कुछ होश में आई, तो उसकी आंखों के सामने फिर से वो सारे के सारे दृश्य घूमने लगे थे। इससे पहले कि नंदिनी कुछ कह पाती, अचानक ही उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। नंदिनी और उसकी मम्मी तुरंत ही कमरे से बाहर आई, तो देखा कि शिखर और उसके पापा नंदिनी के पापा के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और कह रहे थे कि अगर आज शिखर की बारात नहीं निकली तो उनकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी और लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि आज तो हम शिखर की बारात लेकर जाने वाले थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि एंड मौके पर लड़के की बारात नहीं गई। और फिर शिखर के पापा ने नंदिनी के पापा से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज आप समझने की कोशिश करें, शिखर की माँ दिल की मरीज है, जब उसे इस बात का पता चलेगा तो वो मर जाएगी। लेकिन नंदिनी के पापा ने तो इस बार सारी हदें पार कर दी और कहने लगे, शिखर की माँ मरे या जिए, इससे हमें क्या लेना देना, अगर वो मरती हैं तो मर जाने दो, ये हमारा मसला नहीं है। ये सुनते ही शिखर ने नंदिनी के पापा का गिरेबान पकड़ लिया और ये सब देखकर नंदिनी हैरान रह गई, क्योंकि नंदिनी कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि शिखर अपनी हद पार कर जाएगा और उसके पापा के गिरेबान पर हाथ डाल देगा। शिखर नंदिनी के पापा पर चिल्लाते हुए गालियां देने लगा और नंदिनी के भाई और उसके कजिन्स ने मिलकर तुरंत ही नंदिनी के पापा को शिखर की पकड़ से छुड़ाया और उसे और उसके पापा को अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ ही पलों में नंदिनी की आंखों में शिखर के लिए नफरत पैदा होने लगी थी, क्योंकि नंदिनी ये भूल गई थी कि उसके पापा ने शिखर और उसके पापा का किस तरह से अपमान किया था। नंदिनी की आंखों के सामने तो बस एक ही दृश्य घूम रहा था कि शिखर ने उसके पापा का गिरेबान पकड़ लिया। नंदिनी चुपचाप से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और फिर कुछ देर बाद जब बाहर का माहौल शांत हुआ, तो नंदिनी की माँ एक बार फिर से नंदिनी के कमरे में आई और नंदिनी से उसका सामान पैक करने के लिए कहने लगी। लेकिन नंदिनी चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठी रही, क्योंकि वो तो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। कुछ देर बाद नंदिनी को पार्लर भेज दिया गया और इस बार भी नंदिनी का भाई ही उसे पार्लर छोड़ने गया था।
इस बार पार्लर राजीव के घर वालों ने चुना था और पार्लर वालों ने भी नंदिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया था। राजीव और उसके परिवार का पूरे शहर में अच्छा खासा रौब था, इसलिए पार्लर वाली लड़कियां भी नंदिनी को ही अपनी पहली प्राथमिकता दे रही थीं। कुछ ही देर में नंदिनी तैयार हो गई और थोड़ी देर बाद नंदिनी का भाई उसे लेने आ गया और वो नंदिनी को लेकर सीधे मैरिज हॉल में ही पहुंचा था। नंदिनी ड्रेसिंग रूम में बैठी शिखर के बारे में ही सोच रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद नंदिनी की वही दूर की कजिन फिर से उसके पास आई और नंदिनी के हाथों में उसका मोबाइल थमाते हुए कहने लगी, शिखर बार बार फोन कर रहा है और वो तुमसे बात करना चाहता है। नंदिनी ने गुस्से से अपनी कजिन की तरफ देखा और इससे पहले कि नंदिनी उससे कुछ पूछती, उसने नंदिनी की गोद में उसका मोबाइल रखा और चुपचाप वहां से बाहर चली गई। नंदिनी ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और अपने कान से लगाया तो अचानक ही शिखर की सिसकियां उसके कानों में गूंजने लगी थी और तब नंदिनी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। शिखर की रोती हुई आवाज ने तो नंदिनी की जान ही निकाल दी थी, क्योंकि शिखर कह रहा था, नंदिनी, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता और अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से शादी कर ली ना तो मैं मर जाऊंगा। शिखर की बात सुनकर नंदिनी की आंखों से भी आंसू बहने लगे और इससे पहले कि वो शिखर से कुछ कह पाती, किसी ने नंदिनी के हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया था और फिर जैसे ही नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि नंदिनी का बड़ा भाई ही था। नंदिनी का भाई गुस्से से नंदिनी को घूरते हुए उसका मोबाइल लेकर बाहर चला गया और नंदिनी एक बार फिर से अपनी किस्मत पर रोने लगी। कुछ देर बाद ही नंदिनी और राजीव के फेरे शुरू होने वाले थे और तब नंदिनी की सांसें उसके सीने में ही अटक गई थी। नंदिनी दिल ही दिल में बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो ऐसा चमत्कार हो जाए ताकि ये शादी रुक जाए, लेकिन कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तब हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार नहीं होती हैं। और फिर नंदिनी के जीवन के सारे अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को दे दिए गए जिससे नंदिनी सिर्फ और सिर्फ नफरत करती थी और कभी प्यार करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। मैरिज हॉल में हर कोई नंदिनी की बहुत तारीफ कर रहा था, क्योंकि आज नंदिनी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। कुछ ही देर में विदाई का समय आ गया और फिर नंदिनी को राजीव के साथ विदा कर दिया गया। राजीव ने बहुत ही सावधानी से नंदिनी को कार में बिठाया, लेकिन राजीव की इस देखभाल को देखकर नंदिनी को राजीव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो वो अभी के अभी राजीव का मुंह नोच लेगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि नंदिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। थोड़ी ही देर में नंदिनी अपने ससुराल पहुंच गई और नंदिनी के ससुराल वालों ने उसका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया था। नंदिनी अपने ससुराल की चकाचौंध को देखकर हैरान रह गई कि एक ही दिन में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो गई थी। लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया हो। कुछ रस्मों के बाद नंदिनी को राजीव के कमरे में बिठा दिया गया, लेकिन नंदिनी को और दुल्हनों की तरह अपने पति की सेज सजाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए नंदिनी अचानक ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और तुरंत ही अपने शरीर से सारी चीजें निकाल कर जमीन पर फेंकने लगी, क्योंकि नंदिनी ने अपने दिल में हमेशा से शिखर के ही सपने सजाए थे और अब जब शिखर ही उसे नहीं मिला तो फिर वो किसी और की होना ही नहीं चाहती थी। नंदिनी अपने दुपट्टे को खींचकर उतार रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और राजीव कमरे में दाखिल हुआ। लंबी चौड़ी कद काठी और प्यारे से चेहरे के साथ राजीव दूल्हे के लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन नंदिनी को तो वो आज भी जहर ही लग रहा था। राजीव ने आते ही नंदिनी को पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया और नंदिनी राजीव को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजीव ने नंदिनी को इस तरह से पकड़ रखा था
कि नंदिनी हिल भी नहीं पा रही थी। राजीव एक बॉडी बिल्डर था और नंदिनी एक नाजुक सी लड़की, वो भला राजीव की पकड़ से इतनी आसानी से कैसे छूट सकती थी। कुछ देर बाद जब नंदिनी ने अपनी कोशिशें छोड़ दी, तब राजीव ने भी उसे अपनी पकड़ से आजाद किया और बहुत ही नर्म शब्दों में कहने लगा, देखो नंदिनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुमसे ज्यादा तो इस बात का अफसोस मुझे हो रहा है, लेकिन अब तो हमारी शादी हो चुकी है। तो इससे पहले कि राजीव आगे और कुछ कहता, नंदिनी कहने लगी, तो क्या राजीव, हमारी शादी हो चुकी है तो अब मैं तुम्हारी जागीर बन चुकी हूँ, जिसे तुम जैसे चाहे यूज कर सकते हो, यही कहना चाहते हो ना तुम। इतना कहकर नंदिनी ने अपने शरीर से खुद ही अपने कपड़े हटाने शुरू कर दिए और कहने लगी, लो मिटा लो अपनी भूख और कर लो अपनी मनमानी, जो भी तुम करना चाहते हो। राजीव तो नंदिनी से कुछ और ही कहना चाहता था, लेकिन नंदिनी ने तो उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। नंदिनी की इस हरकत पर राजीव भी गुस्सा हो गया और उसने जल्दी से नंदिनी का दुपट्टा उसके ऊपर उड़ा दिया और कहने लगा, बस करो नंदिनी, जैसा तुम सोच रही हो ना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे नंदिनी, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि भले ही हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन जब तक तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती, हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त बनकर ही रहेंगे। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ नंदिनी, जो शादी के बाद अपनी पत्नी को अपनी जागीर समझने लगते हैं और बिना अपनी पत्नी की मर्जी के उनसे जबरदस्ती रिश्ता बनाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे घर वालों ने तो बचपन से ही हमारा रिश्ता भी जोड़ दिया था, लेकिन एक सच बात तो ये भी है कि मैं तुम्हारे शरीर को नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार को हासिल करना चाहता हूँ। मुझे अपनी सुहागरात मनाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस तुमसे बातें करके तुम्हारा दिल हल्का करने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचती हो। नंदिनी चुपचाप खड़ी राजीव की बातें सुनती रही और राजीव आज अपने दिल की सारी बातें बोलता चला गया, लेकिन फिर अचानक ही राजीव ने नंदिनी की आंखों में आंसू देखे तो वो थोड़ा सा शांत हो गया और कहने लगा, नंदिनी, तुम बहुत थक गई होगी, तो अब तुम जाकर आराम कर लो। ये कहते हुए राजीव ने नंदिनी को उसके बैग से उसका नाइट सूट निकाल कर दिया और कहा, ये लो नंदिनी, तुम अपने कपड़े बदल कर थोड़ा फ्रेश हो जाओ तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगी। इतना कहकर राजीव कमरे से बाहर निकल गया और नंदिनी फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब नंदिनी फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि राजीव कमरे में नहीं था। बहुत देर तक नंदिनी बिस्तर पर लेटे लेटे राजीव के बारे में सोचती रही कि उसने राजीव को कितना गलत समझ लिया था। एक पल के लिए तो नंदिनी के दिल में राजीव के लिए जज्बात बदलने लगे थे कि तभी अचानक ही नंदिनी की नजर अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पर पड़ी, जहां शिखर की फोटो लगी हुई थी और वो फिर से शिखर के ख्यालों में खो गई। और फिर शिखर के बारे में सोचते सोचते ही नंदिनी नींद की वादियों में चली गई और जब सुबह उसकी आंख खुली तो देखा कि राजीव सोफे पर सो रहा था। नंदिनी राजीव की होकर भी उसे नहीं मिली थी, लेकिन आज राजीव के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। नंदिनी तो राजीव के इस रूप को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि आज तक जिस राजीव को नंदिनी बहुत ही अकड़ू और सख्त दिल समझती रही, वो तो एक बहुत ही नर्म दिल इंसान था। नंदिनी को तो ऐसा लगा था कि शादी के बाद राजीव उसे शिखर का ताना मार मार कर उसका जीना मुश्किल कर देगा, लेकिन राजीव ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। राजीव नंदिनी का ख्याल रखता और नंदिनी से बातें करके उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन रात होते ही वो अपना तकिया लेकर सोफे पर सो जाता था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और नंदिनी की शादी को पूरा 1 महीना बीत गया था, लेकिन नंदिनी शिखर को भुला नहीं पाई थी। तो वहीं राजीव के दिल में नंदिनी के लिए प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो कभी भी अपनी हद पार नहीं करता था, जबकि वो नंदिनी पर पूरा अधिकार रखता था।
क्योंकि राजीव चाहता था कि जब तक नंदिनी पहेल नहीं करती, वो उसकी मर्जी के बिना कभी उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। राजीव अपनी तरफ से नंदिनी को खुश रखने की बहुत कोशिश करता था और हर बार कुछ न कुछ नया करके उसे स्पेशल फील करवाता था, लेकिन नंदिनी अभी भी उसे अपने पति होने का अधिकार नहीं दे पाई थी। और उसकी वजह था शिखर, जो नंदिनी के ना मिलने पर मर जाने की बातें करता था, जबकि वो तो नंदिनी को भुलाकर कब का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। लेकिन जब नंदिनी को इस बारे में पता चला, तब उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई थी। एक दिन राजीव नंदिनी को सरप्राइज देने के लिए उसे शॉपिंग मॉल ले गया था और नंदिनी शॉपिंग मॉल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन राजीव के बहुत कहने पर वो उसके साथ शॉपिंग करने चली गई थी। नंदिनी और राजीव शॉपिंग कर रहे थे कि तभी अचानक नंदिनी की नजर शिखर पर पड़ी और उस दिन के बाद तो नंदिनी की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी, क्योंकि सामने शिखर नंदिनी की कजिन पूजा का हाथ थामे हुए खड़ा था और मुस्कुराते हुए उससे बातें भी कर रहा था। पहले तो नंदिनी ने सोचा कि नंदिनी के साथ साथ शिखर की पूजा के साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो हो सकता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्ती के नाते एक साथ मॉल घूमने आए होंगे। लेकिन जब नजदीक जाने पर नंदिनी ने पूजा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखा तो उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। नंदिनी ने तो सोचा था कि जिस तरह से वो शिखर को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई थी, शिखर भी नंदिनी को नहीं भुला पाया होगा। लेकिन आज शिखर को अपनी ही कजिन के साथ देखकर नंदिनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। नंदिनी कभी लड़खड़ाते हुए तो कभी खुद को संभालते हुए शिखर के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। शिखर ने जब नंदिनी को देखा तो एक पल के लिए तो वो भी चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और कहने लगा, अरे हाय नंदिनी, इससे मिलो, ये मेरी वाइफ है पूजा। और फिर अगले ही पल शिखर अपने सिर पर थपकी देते हुए कहने लगा, अरे यार, मैं भी कितना पागल हूँ ना, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो पूजा को पहले से ही जानती हो, आखिर वो तुम्हारी कजिन जो ठहरी। शिखर की बातें सुनकर नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके पापा के किए का बदला उससे ले रहा था। नंदिनी ने भी ना चाहते हुए दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और फिर फीका सा मुस्कुराते हुए कहने लगी, शिखर, तुम तो मुझे भुलाकर बहुत ही जल्दी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। ये कहते हुए नंदिनी ने एक नजर गुस्से से अपनी कजिन पूजा की ओर देखा और कहा, तो ये सब तुम्हारा ही खेल था। अगर तुम शिखर से प्यार करती थी तो सीधे सीधे आकर मुझे बोल देती, मेरी जिंदगी के साथ खेलने की क्या जरूरत थी। इतना कहकर नंदिनी ने पूजा को हल्का सा धक्का दिया तो वो गिरते गिरते बच गई। नंदिनी की इस हरकत पर शिखर बौखला गया और गुस्से भरी नजरों से नंदिनी को देखते हुए कहने लगा, पूजा पर इल्जाम लगाने से क्या फायदा नंदिनी, जबकि सारा खेल तो तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई का रचाया हुआ था। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है ना, तुम उनसे जाकर पूछो और आइंदा मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए जब शिखर की आवाज ऊंची हो गई और वो नंदिनी को ये सब कहते हुए उंगली दिखाने लगा, तब राजीव ने आकर शिखर का हाथ थाम लिया और कहने लगा, शिखर, नंदिनी पर रौब जमाने का अधिकार तुम्हें सिर्फ तब तक ही था जब तक वो मेरी पत्नी नहीं बनी थी, लेकिन अब नंदिनी मेरी पत्नी है और अगर तुमने दोबारा मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर रख दूंगा। इतना कहकर राजीव ने आज पहली बार एक पति के हक से नंदिनी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, चलो नंदिनी, तुम्हें इस धोखेबाज के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी तो आंखें फाड़े राजीव को ही देखती रह गई, क्योंकि जिस राजीव से वो आज तक नफरत करती आई थी, वही राजीव नंदिनी को आज उस शिखर की बदतमीजियों से बचा रहा था, जिसे कभी नंदिनी दिलो जान से प्यार करती थी। कुछ ही देर में राजीव और नंदिनी अपने घर की ओर निकल पड़े, लेकिन आधे रास्ते में ही नंदिनी ने राजीव से कहा, राजीव, मुझे अपने घर जाना है, गाड़ी मेरे घर की तरफ मोड़ लो।
नंदिनी की इस बात पर राजीव चौंककर नंदिनी की तरफ देखने लगा, क्योंकि नंदिनी अपने घर वालों से इतनी नाराज थी कि उसने शादी के बाद अपने मायके में एक बार भी कदम नहीं रखा था। कुछ देर बाद नंदिनी अपने घर पहुंची तो देखा कि उसके मम्मी पापा और भाई सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे और नंदिनी की मम्मी उसके पापा से शिकायतें कर रही थी, क्योंकि नंदिनी की मम्मी को भी अभी अभी पता चला था कि ये सारा खेल तो नंदिनी के पापा और उसके भाई का रचाया हुआ था। नंदिनी की मम्मी कहने लगी, जब आपको नंदिनी की शादी शिखर से करनी ही नहीं थी तो सीधे सीधे मना कर देते। अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी। तब नंदिनी के पापा कहने लगे, तुम नहीं समझोगी सुमित्रा, ये उम्र ही ऐसी होती है कि अगर बच्चों को सीधे सीधे मना कर दिया जाए तो वो बगावत करने पर उतर आते हैं। और कहीं हमारी बेटी हमारे खिलाफ जाकर उस 2 कौड़ी के शिखर के साथ शादी कर लेती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी हमारे समाज में। इसलिए ये सारा खेल खेलना पड़ा ताकि शिखर नंदिनी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए और नंदिनी राजीव से शादी करके मेरे जिगरी यार के घर की बहू बन जाए। बचपन से ही हम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हमारे बच्चों के बड़े होते ही हम दोनों जिगरी यार अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। राजीव तो नंदिनी से शादी करके मनसुख का दिया वादा पूरा कर रहा था, लेकिन हमारी नंदिनी की जिंदगी में पता नहीं ये शिखर कहां से आ गया, जिसकी वजह से मेरे घर की इज्जत, मेरा मनसुख से किया वादा सब कुछ मिट्टी में मिल रहा था। और फिर हमने उस शिखर की शादी पूजा से करवाकर उस पर एहसान ही किया है। उनके घर से बारात निकलने की बात थी और बारात तो निकली ही ना, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो बारात नंदिनी के लिए ना होकर पूजा के लिए थी। वैसे भी पूजा बहुत ही समझदार लड़की है और तुमने देखा ना, उसने कितना जल्दी ही शिखर को अपने प्यार में बांध लिया है। बस अब नंदिनी और राजीव का रिश्ता भी शिखर और पूजा के रिश्ते की तरह परवान चढ़ जाए तो समझ लेना कि सब कुछ ठीक ही हुआ है। ये सारी बातें नंदिनी अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी और तब उसे पता चला कि शिखर से उसका रिश्ता टूटने में ना तो राजीव का कोई हाथ था और न ही शिखर की कोई गलती थी। नंदिनी अगर चाहती तो अंदर जाकर बहुत बड़ा तमाशा कर सकती थी, लेकिन जो बातें उसने अभी अभी अपने कानों से सुनी थी, उसे अपने पापा और भाई से इतनी नफरत हो गई थी कि वो उन दोनों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए नंदिनी बाहर से ही उल्टे पांव गाड़ी की तरफ बढ़ गई और गाड़ी में बैठे राजीव से कहने लगी, चलो राजीव, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। और फिर कुछ देर बाद जब राजीव की गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकी तो नंदिनी लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर दाखिल हुई थी। नंदिनी के दिमाग में ना जाने कितनी सारी बातें घूम रही थी कि जिस पापा के लिए नंदिनी ने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, उन्होंने ही नंदिनी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचाया था। और जिस शिखर की याद में नंदिनी दिन रात रोया करती थी और उसने आज तक राजीव को अपने पति के रूप में स्वीकार भी नहीं किया था, उस शिखर ने तो नंदिनी को ना जाने कब का भुला दिया था और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। ये सब सोचते सोचते आज नंदिनी पूरी तरह से अपने होश खो चुकी थी और उसे अपनी खुली आंखों से भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसी समय नंदिनी का पैर उसके बैग से टकरा गया और इससे पहले कि वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरती, राजीव ने नंदिनी को अपनी बाहों में संभाल लिया था। नंदिनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे राजीव जैसा जीवन साथी मिलने पर खुश होना चाहिए या फिर अपनों के दिए धोखे पर रोना चाहिए। नंदिनी पागलों की तरह अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोच रही थी कि तभी अचानक ही राजीव ने नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, बस 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 नंदिनी, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, उसे बाहर निकाल दो, वरना इस तरह से तो तुम सच में पागल हो जाओगी। और मैं अपनी नंदिनी को इस हाल में तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये कहते हुए राजीव नंदिनी की आंखों में आए हुए आंसू साफ करने लगा, जबकि नंदिनी की ये हालत देखकर राजीव की खुद की आंखें भी नम हो गई थीं।
और तब पहली बार नंदिनी ने अपनी मर्जी से राजीव के सीने में अपना सिर छिपा लिया और उसके सीने से लगे हुए तड़प तड़प कर रोने लगी। नंदिनी के रोने की आवाज कमरे से बाहर तक जा रही थी और जब राजीव के मम्मी पापा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो राजीव ने बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया। उस दिन राजीव ने जिस तरह से नंदिनी को प्यार से संभाला था, नंदिनी ने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वो भी शिखर को हमेशा के लिए भुला देगी और राजीव को अपने पति होने के सारे हक दे देगी, क्योंकि आज नंदिनी को समझ आ गया था कि उसके लिए राजीव शिखर से कई गुना ज्यादा बेहतर है, जिसने हर पल नंदिनी का ख्याल रखा और उसके जज्बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन पति होने के बाद भी उसने अपनी इंसानियत की मर्यादा नहीं छोड़ी थी। आज नंदिनी राजीव के लिए पूरे दिल से तैयार हुई थी और अब तो नंदिनी ने राजीव की पसंद को ही अपनी जिंदगी में उतार लिया था। इसलिए आज नंदिनी ने राजीव के पसंद की साड़ी पहनी थी और अपने बालों को भी खुला छोड़ा था, क्योंकि राजीव को नंदिनी के खुले बाल बहुत ही ज्यादा पसंद थे। आज राजीव के प्यार ने नंदिनी के दिल में उसके लिए जो नफरत थी उसे प्यार में बदल दिया था और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब राजीव पूरे हक और मान के साथ नंदिनी के करीब जा पाया था। धीरे धीरे करके राजीव नंदिनी पर अपना सारा प्यार लुटाने लगा और राजीव के प्यार करने के अंदाज से नंदिनी पहली रात में ही उसकी दीवानी हो गई थी, क्योंकि राजीव ने किसी नाजुक कली की तरह नंदिनी को अपनी बाहों की हिफाजत में सहेज रखा था और फिर वो बहुत ही धीरे से नंदिनी के होठों पर अपने होंठ रखने लगा, जैसे कि नंदिनी कोई नाजुक गुलाब का फूल हो और अगर जरा सा भी जोर लग जाएगा तो वो टूटकर बिखर जाएगी। आज नंदिनी ने राजीव को उसके पति होने के सारे हक दे दिए थे और रात भर नंदिनी पर अपना प्यार लुटाने के बाद सुबह के लगभग 5 बजे राजीव अपनी नंदिनी को अपनी बाहों में लेकर सो चुका था। और फिर जब नंदिनी की नजर राजीव पर पड़ी तो राजीव के चेहरे पर एक सुकून भरी हल्की सी मुस्कान थी जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि राजीव की जिंदगी में आज का दिन सबसे बड़ी खुशी का दिन था, और होता भी क्यों नहीं भाई, आखिरकार आज उसने अपनी नंदिनी के प्यार को हासिल जो कर लिया था। राजीव के कहने पर नंदिनी ने अपने पापा और भाई को भी माफ कर दिया था और अब वो राजीव के साथ ही अपने मायके जाती और उसके साथ ही वापस आ जाती थी, क्योंकि अब नंदिनी राजीव के बिना एक पल भी नहीं बिताना चाहती थी, इसलिए वो अपने मायके में कभी एक दिन के लिए भी नहीं रुकती थी। आज नंदिनी और राजीव की शादी को 3 साल पूरे हो चुके हैं और आज नंदिनी अपने राजीव के प्यार में इतनी डूब गई है कि वो शिखर को हमेशा के लिए भूल चुकी है। दोस्तों, ये प्यार उस बला का नाम है जो चाहे शादी के बाद हो या फिर शादी से पहले, लेकिन होता जरूर है। और जहाँ तक प्यार टूटने की बात है तो वो तो किसी न किसी वजह से शादी के पहले भी टूट सकता है और शादी के बाद भी टूट सकता है। लेकिन मेरे यारों, एक बार प्यार टूट जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। भगवान ने हमें इस दुनिया में खुशियाँ बटोरने के लिए भेजा है, ना कि हर पल गम में डूबे रहने के लिए। एक बार प्यार टूट गया तो क्या हुआ, किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करके तो देखो जो हर मुश्किल समय में आपका साथ देना चाहता हो, फिर देखो कैसे प्यार नहीं होता। अरे ये प्यार है जनाब। जब कोई इंसान अपने घर में कुत्ता भी पाल लेता है ना, तो वो उस कुत्ते से भी प्यार करने लगता है। तो हम तो इंसान हैं, और जहाँ एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ रहे और उनके बीच प्यार ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनके बीच प्यार हो ही जाता है। आज नंदिनी का राजीव के लिए प्यार देखकर बस इतना ही कहना है। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।